आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की, जिन्होंने हमारे खास कार्यक्रम द रियल हीरोज में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आजादी के रियल हीरोज से लेकर छत्तीसगढ़ के कई वीर सपूतों को याद किया। जी न्यूज द्वारा आयोजित यह आयोजन द रियल हीरोज, मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमंत्रित गणों का, चैनल मोहित सिन्हा जी, मनोज जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी हीरोज जिन्हें आज सम्मानित किया जाना है, ऐसे उद्यमी, ऐसे चिकित्सक, शैक्षणिक संस्थान के, एग्रीकल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्तियों का आज यहाँ सम्मान होगा। जब रियल हीरोज की बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मेरी स्मृति में आता है तो मुझे लगता है कि ये भूभाग छत्तीसगढ़ का हजारों साल से अस्तित्व में रहा दंडकारण्य का यह क्षेत्र, जहां कभी प्रभु राम के चरण पड़े, ये क्षेत्र जहां वनवासियों का बाहुल्य रहा, जहां प्रकृति ने उदारतापूर्वक सब कुछ दिया, मगर जब आप जैसे जो हीरोज जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा उनके बीच बात कर रहा हूं तो मेरे मानस पटल में छत्तीसगढ़ के वो कुछ प्रमुख स्मृतियां, नाम, चेहरे आज याद आ रहे हैं। जैसे 1857 के क्रांति के पहले छत्तीसगढ़ में क्रांति की मशाल जगाने वाला, दुनिया और देश को दिशा देने के लिए आज यदि हीरोज की बात करेंगे तो शहीद वीर नारायण को मैं याद करना चाहता हूं। आज हमारे शहीद गैन सिंह को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश में आज़ादी के पहले भी 1857 के क्रांति के पहले भी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का अलख जगाया था। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था, मगर जब संयुक्त मध्य प्रदेश भाषाई आधार पे प्रांतों का विभाजन होने के पहले जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। उसके पहले आपको और पीछे ले जाना चाहता हूं। 1956 के पहले सीपीएन बरार, काफी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको याददाश्त में होगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसका कैपिटल नागपुर हुआ करता था। छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था। छत्तीसगढ़ का कैपिटल नागपुर हुआ करता था। 56 में छत्तीसगढ़ की राजधानी नागपुर से बदल के भोपाल आई और 2000 में राजधानी बदल के छत्तीसगढ़ वापस छत्तीसगढ़ वासियों को मिला। तो ये यात्रा हमारी रही उस दौर में। क्योंकि मुझे कहा गया है कि कुछ अनुभव की बात बता दूंगा, तो मैं आज एक नए रूप में आपके बीच हूं। पहले मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल बात करता रहा, कभी केंद्रीय मंत्री के रूप में, आज विधानसभा का स्पीकर हूं। तो दायित्व तो बदला हुआ है, और उस दायित्व में भी उन स्मृतियों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के वो याददाश्त की उस समय भी हमारे इस भूभाग का लीडरशिप, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व था। मैं सीधे उस सेंट्रल प्रोविंस की बात करता हूं। ऐसा संयोग देश में या छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कि सीपीएन बरार, जिसका कैपिटल नागपुर हुआ करता था, वहां यदि हम उस दौर की बात करें तो वहां सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री यदि थे तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले रविशंकर शुक्ला थे। उस सीपीएन बरार के नेता प्रतिपक्ष यदि थे तो नेता प्रतिपक्ष के पद में नेतृत्व में बैठने वाले
हमारे दुर्ग जिले में रहने वाले घनश्याम गुप्ता जी थे, दुर्ग जिले के निवासी। और लीडर अपोजिशन की भूमिका में, जिसको हम कहते हैं कि लीडर अपोजिशन की ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव के रहने वाले थे। इसका मतलब यह हुआ कि रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बनने के पहले 3 प्रमुख पदों पे सीपीएन बरार के छत्तीसगढ़ का नेतृत्व काबिज हो चुका था। रविशंकर जी मध्य प्रदेश में भी बाद में मुख्यमंत्री बने। घनश्याम गुप्ता के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ के लोग, नई पीढ़ी तो जानता ही नहीं, पुरानी पीढ़ी को भी स्मृति से निकल गए होंगे। वो व्यक्ति जो दुर्ग जिले में पैदा होके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनुवाद के लिए, जब हिंदी अनुवाद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने याद किया कि घनश्याम गुप्ता जी को इस अनुवाद कमेटी में रहना चाहिए। और सबसे बड़ा काम किया हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले, दुर्ग के रहने वाले घनश्याम गुप्ता। 13 साल तक आप आश्चर्य करेंगे, 13 साल तक ना सीपीएन बरार के लगातार उस विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका में रहे। और एक बार उन्हें कहा गया मुख्यमंत्री बना देते हैं, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष की भूमिका में हूं, अभी मैं कोई दूसरे दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। चलिए, तो पुरानी बात आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ क्या है और छत्तीसगढ़ के निर्माण की भूमिका क्यों बना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल छत्तीसगढ़ पे शोध करने वाले लोग इस बात की चिंता और चर्चा करते हैं। तो जैसे किसी राज्य के क्रिएशन में अंदर का तूफान और उफान तो रहता ही है, और उसके साथ ही साथ उस क्षेत्रफल के, उस क्षेत्र में लगातार हम राजधानी से बहुत दूर रहे और मध्य प्रदेश और नागपुर में रहते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार हुआ। डेवलपमेंट के नाम से छत्तीसगढ़ शून्य रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से छत्तीसगढ़ शून्य रहा, और उपेक्षित भूभाग छत्तीसगढ़। और यहां इस बात की मांग हुई कि एक नया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में नए राज्य के निर्माण की जब कल्पना हुई तो रायपुर में उन्होंने घोषणा की, और 2000 में एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। और वो छत्तीसगढ़ आज 24 साल का हो चुका है। युवा छत्तीसगढ़, उमंग से भरा हुआ छत्तीसगढ़, एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी करता हुआ छत्तीसगढ़, जो देश के अन्य राज्यों के सामने चुनौती बन के ये कहने को तैयार है, यदि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं शक्ति, 5वीं अर्थ ताकत, 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन सकता है, तो हम भी छत्तीसगढ़ में रह के कह सकते हैं कि आने वाले समय में यदि डेवलपमेंट की रफ्तार अच्छी रही तो हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ रहेगा। ये हमारी कल्पना और सोच है। जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात, प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को अद्भुत बनाया है, अन्य राज्यों की तुलना में नहीं करता, मगर एक एक इंच उपयोगी है। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं झरने हैं, कहीं बॉक्साइट है, कहीं आयरन ओर है, कहीं खेती का जबरदस्त मैदान है। और इस छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग में 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे छत्तीसगढ़ में आपको हर प्रकार की प्रकृति मिलेगी। वन के बारे में कहा जाता है कि 44% फॉरेस्ट कवर, 44% छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है, 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है, 12% कास्ट पॉपुलेशन है, 44% SC/ST का पॉपुलेशन है इस छत्तीसगढ़ में। जब 44% वन क्षेत्र है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ के जंगल है, छत्तीसगढ़ की प्रकृति है, साल है, सैगोन है, महुआ है, कुसुम है, आंवला है, हर्रा है, बहेरा है। कोई वन
किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकता है क्या? ये प्रश्न मेरे मन में बचपन से आता था। क्या जंगल भी सम्मोहित करता है? क्या वन भी आपको बांध के रख सकता है? हाँ, छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, बस्तर से सरगुजा तक, वो आपको सम्मोहित कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न और आता था। वो प्रश्न, जब मैं कवर्धा में रह के और जंगल में वन क्षेत्र में जाता था, तरेगांव दलदली से ऊपर घाट में, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं सोचता था ये इतने दूर ऊपर क्यों बसे हुए हैं, शहर क्यों नहीं आ जाते, मैदान में क्यों नहीं आते? स्कूल के जमाने की बात है। मगर वो उस बात का जवाब मुझे नहीं मिला। मगर जिस दिन मैं समझने लायक हुआ और मुझे दायित्व भी मिला, उस दिन मुझे वन क्षेत्र में जाने के बाद ये समझ में आया कि समझदार वो हैं जो जंगलों में रहते हैं, शुद्ध हवा उनको मिलता है, साफ पानी वहाँ मिलता है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, और वो शहर में रह नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे जंगल पे रह के जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ वो रह नहीं सकते, यहाँ के प्रदूषण से उनको दिक्कत हो जाएगी। हम लोग अभ्यस्त हो गए, वो अभ्यस्त नहीं है। तो जंगल आपको रोकता है। और इतने शानदार छत्तीसगढ़ में ये वृक्ष हैं, इतने अच्छे जंगल हैं, इतने शानदार झरने हैं। मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा वनोपज इस छत्तीसगढ़ में हैं। और दूसरा, वनोपज तो है, मगर माइंस ऑफ मिनरल्स के लिए छत्तीसगढ़ का ये भूभाग बहुत ही रिच है। 28 प्रकार के माइंस ऑफ मिनरल्स छत्तीसगढ़ में होते हैं। सब प्रकार के, हीरा से लेकर, लोहा से लेकर, कोयला से लेकर, बॉक्साइट से लेकर, दुनिया के कोई ऐसा माइंस, ये मिनरल्स नहीं है जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध ना हो। और देश के कुल उत्पादन होने वाले कोयले का 18% छत्तीसगढ़ में होता है। 2% पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का हिंदुस्तान में, 18%। और आने वाले 100 साल के लिए कोल डिपॉजिट किसी एक राज्य के पास है तो उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, जहां पे 100 साल तक आने वाले समय में ये जो हमारा डिपॉजिट है, 11 राज्यों के बिजली चल रही है छत्तीसगढ़ की वजह से। छत्तीसगढ़ की वजह से यहाँ के जो हमारे कॉलरीज हैं वहां से 300% है, लो है इसका 16%। 16% आयरन ओर छत्तीसगढ़ में देश का है। स्पंज आयरन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में 28% होता है। जो हिंदुस्तान में कहीं भी मकान बन रहा है तो 5वीं बोरी सीमेंट छत्तीसगढ़ का है और 5वां छड़ छत्तीसगढ़ का है। इस पूरे हिंदुस्तान में 20% शेयर हमारा है। यह है छत्तीसगढ़ की स्ट्रेंथ, यह है छत्तीसगढ़ की ताकत। छत्तीसगढ़ के 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संभावना बहुत है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसका पैसे का उपयोग भी कैसे बेहतर हो। हम छत्तीसगढ़ में, मैं जब मुख्यमंत्री बना, मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में जहां माइनिंग एक्टिविटी होती है उस क्षेत्र के लिए क्या खर्च करते हैं हम। मैं दिल्ली बात किया, रॉयल्टी के बारे में लड़ता रहा, मैं रॉयल्टी को 10 गुना बढ़ाया। मगर दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है, जो उस 15 साल की सरकार के कुछ महत्वपूर्ण चीज याद आते हैं, तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में जहां माइंस का उत्खनन हो रहा है, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माइनिंग का फंड देना चाहिए। और उसी समय हम सब ने बात करके उन सभी क्षेत्रों में जहाँ आयरन ओर हो, कोल हो, बॉक्साइड हो, सब क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड की स्थापना की। और कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 80,000 करोड़ से ज्यादा राशि डीएमएफ के रूप में एकत्रित है, जो राज्यों को देते हैं। उसमें से कुछ शेयर छत्तीसगढ़ का 10-20 हजार करोड़ हमारा भी शेयर बनता है, जो धीरे धीरे आता है। इसका सही उपयोग उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रीनरी के लिए,
उसके जल संरक्षण के लिए यदि किया जाए तो ये जितने प्रॉब्लम आते हैं पर्याप्त पैसा आता है। अगर आपको मालूम है कि डीएमएफ का बंदरबाट ऐसा होता है कि कुछ लोग बेल में हैं, कुछ जेल में हैं। दिक्कत ये है, यदि आप डेवलपमेंट के लिए उस कल्पना को जमीन में उतारने के लिए नीति ठीक होना काफी नहीं होता। किसी सरकार के लिए नीतियां, दुनिया की सब सरकार की नीति होती है, नीतियां सब एक जैसी होती है, नीयत कैसी है। यदि नीयत में भ्रष्टाचार है तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकता। मैं आज कोई एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मैं स्पीकर की हैसियत से बोल रहा हूं। जब मैं सड़क में बोलता हूं तो फिर बताता हूं सारे एग्जाम्पल के साथ कि क्या क्या किया है और क्या क्या 5 साल में छत्तीसगढ़ के साथ लूट हुई। मगर आज ये फोरम नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ और छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया में हम और आप ये देखते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ 2003 में छत्तीसगढ़ क्या था, 2000 में छत्तीसगढ़ क्या था, छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा हमने किस दिशा में ले जाने का सोच किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2003 में पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपीस था, प्रति व्यक्ति आमदनी 13,000 रुपया था। 2003 का मुझे याद आ रहा है। और 2018 में जब मैं सीएम के पद से हटा उस समय पर कैपिटा इनकम 96,000 रुपया हो चुका था, जो आज बढ़ के 1,25,000 हो चुका है। ये ग्रोथ हुआ आईएमआर में, एमएमआर में, माल न्यूट्रिशन में। मैं डिटेल डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा, मगर ये जो बेसिक जो हेल्थ के इंडिकेटर हैं, किसी राज्य के स्वास्थ्य को बताते हैं, किसी राज्य के योजनाओं को चिन्हांकित करते हैं, ये इंडिकेटर तो हैं जिसको देख के आप अनुमान लगाते हैं कि सरकारों ने कितने हॉस्पिटल खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने चिकित्सा के लिए ध्यान देते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए कितना काम किया। वो सारा एक ही चीज में आ जाता है। 2 मेडिकल कॉलेज था, 10 मेडिकल कॉलेज बनाया, 1 नर्सिंग कॉलेज था, 86 नर्सिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में 2003 से 15 तक बनाए। 206 कॉलेज थे, 408 26 महाविद्यालय के निर्माण हो। आज वो उन आंकड़ों को आगे बढ़ गए हैं। 80,000 शिक्षकों की भर्ती हुई और नक्सल समस्या से लड़ने के लिए फाउंडेशन क्या हो सकता है, 2003 में जब चिंता हुई तो ये लगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बल जो है वो जंगल वारफेयर के लिए तैयार है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि जंगल में किस प्रकार पहाड़ों में चढ़ना और दौड़ना। वो पुलिस बल मिला था छत्तीसगढ़ को, मोटे 55 साल 40 साल से बड़े। उस समय दिमाग में आया कि क्या ये जंगल पे काम करेंगे, और उस समय 1 लाख से ज्यादा 15 साल में पुलिस बल की नियुक्ति हुई। जंगल वारफेयर कॉलेज ग्रे हाउंड के तर्ज में कांकेर पे उसकी स्थापना हुई। हजारों लोगों को उस पर ट्रेनिंग आज भी हो रहा है। और एक कार्य योजना बना के, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी बना के, एक डेवलपमेंट का प्लान बना के, सिर्फ गोली से नहीं, उस क्षेत्र में जो आवश्यकता है सड़कों का जाल बिछाने का, बिजली के विद्युत के लाइन बिछाने का, राशन की दुकान उनके दरवाजे तक भेजने का काम, उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल खोलने का काम, उनमें से बच्चे, अबुझमाड़ के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके लिए प्रयास जैसे संस्था बना के उनको प्रशिक्षण निःशुल्क देने का काम। ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसको लेकर कार्य योजना बना के आगे बढ़ने का काम हम सब ने किया। वो लंबा एक विषय है, जिस विषय में बोलूंगा तो घंटों आप मेरे को सुनते रह जाओगे। पर मैं जानता हूं कि आपके डिनर का टाइम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कमियां क्या थी, क्यों छत्तीसगढ़ बना? फिर वही प्रश्न। कोई नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, ना आईएम था, ना आईआईटी था, ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी था। छत्तीसगढ़ में आईआईटी नहीं था, एम्स नहीं था। ये 15 साल में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, 100 मेडिकल कॉलेज में बच्चे डॉक्टर बनते थे, 1100 करने का काम। जो यूथ के लिए जो महाविद्यालय से लेकर प्रशिक्षण
स्किल अपग्रेडेशन को हमने कानून बनाया। हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं होगा जो कौशल उन्नयन को अधिकार दिया, विधानसभा में कानून बना के। कोई हिंदुस्तान का राज्य नहीं होगा उस समय 2004 और 2006 के बीच जिसने खाद्यान्न सुरक्षा को राइट टू फूड देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ में 60 लाख परिवार को कोई बना तो छत्तीसगढ़ बना। हमने अधिकार दिया। कलेक्टर की जवाबदारी होगी यदि कोई भूख से मरता है तो। राशन दुकान में यदि राशन दुकानदार चोरी करता है तो जिलाधीश के ऊपर कार्रवाई होगी, किसी दुकानदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एक्ट में हमने प्रावधान किया। आज वो पुरानी बातें चल रही हैं, पीडीएस का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी सारे विषयों को ठीक चल रहा है। और जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है 9-10 महीने से, निश्चित रूप से हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए एक बड़ा कदम वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। हिंदुस्तान में कोई राज्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता जो विष्णुदेव साय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 1,40,000 मीट्रिक टन पेडी का प्रोक्योरमेंट विद इन 90 डेज, फिर उसका सबका कस्टम मिलिंग, और उस कस्टम मिलिंग के बाद चावल बनने के बाद पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक पूरा सर्किल। ये छत्तीसगढ़ का जो चावल है वो सिर्फ उपज नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जीवन का हिस्सा है, जीवन में और मौत में। तो इस पेड़ी के साथ जो जुड़ा है वो सरकार में रहा है, और पेड़ी की जिसने उपेक्षा की वो सरकार से बाहर हो जाता है। इतना भावुकता से धान से जुड़ा है छत्तीसगढ़ का आम आदमी। इन्होंने 2 साल का बोनस 3100 करोड़ दिया, 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था की, और एक सिस्टम को बनाया। प्रोक्योरमेंट के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब ये चुनौती आई हम लोगों के सामने तो हमने कहा ये 16% ब्याज दर में किसानों को सहकारी बैंक से ऋण मिलता है। जब तक कर्ज में डूबा रहेगा किसान तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमने पहले दिन निर्णय लिया, 16% इंटरेस्ट रेट को घटा के 0% में ला दिया। बिना ब्याज के किसानों को सहकारी बैंक से कर्जा मिले, कोई ब्याज नहीं। किसान मजबूत कैसे होगा? आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए उसको प्रोक्योरमेंट का एक कदम उठाएं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएं, और ये काम को वर्तमान सरकार बेहतर तरीके से कर रही है। 70 लाख महिलाओं के लिए प्रति महीने 1,000 रुपया महतारी वंदन योजना में देने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। विष्णुदेव जी ये काम को कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। आज ही दिल्ली से खबर आई है कि गडकरी जी के साथ बैठक लेके आज ही 10,000 करोड़ के सड़कों के लिए मंजूरी दिलाए हैं विष्णुदेव साय दिल्ली जाके। तो ये कदम ऐसे ही बढ़ता है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरा अनुभव बहुत जबरदस्त था। मिट्टी का नेशनल हाईवे, आपने पत्थर का नेशनल हाईवे सुना होगा, गिट्टी का सुना होगा, मुरुम का सुना होगा। मैं जिस रोड में चला हूं वो मिट्टी का नेशनल हाईवे, सुकमा से चल के आगे कोंटा तक और दूर तक। तो मैं गडकरी जी से बोला, मैं मिट्टी का नेशनल हाईवे या तो उसको डिनोटिफाई करिए, जहां बारिश में 4 महीने गाड़ी नहीं चल सकती, वो क्या नेशनल हाईवे। आज उस सड़कों में जाइए, आप 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए बढ़ सकते हैं, यहां से लेकर जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा, और सुकमा के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से कोंटा तक, यहां से सरगुजा तक बिना ब्रेक लगाए जा सकते हैं पूरी रफ्तार के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर कमर की हड्डी है, और रेलवे लाइन हाथ की रेखाएं हैं। जैसे आपकी भाग्य की रेखाएं होती है ना, ये आपके भविष्य का निर्धारण करती है। किसी राज्य की रेल की पटरियां उस देश की भाग्य की रेखा होती है। वो बताता है कि इस
व्यक्ति के पास कितनी समृद्धि आएगी, कितना विकसित होगा। जहां सड़क और रेल जाता है वहां उसी रफ्तार से विकास की गति बढ़ती है। आज विकास की बात और पुरस्कार की बात, मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 10 साल मोदी जी के विकास के, इस देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम, 10 साल हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनाने का काम, 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था करने का काम, 12 करोड़ शौचालय के निर्माण। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि लाल किले के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहे हैं। आज 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, 55 करोड़ खाते खुल चुके हैं, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत हैं। बड़ी लंबी कहानी है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी फुर्सत होगा तो बात करेंगे, बहुत सारे विषय। छत्तीसगढ़ छोटा नहीं है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा स्टेट है, 9th लार्जेस्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़ एरिया वाइज। मेरा बस्तर जितना बड़ा है, केरल उससे छोटा है। बस्तर के पूरा संभाग को ले लें तो क्षेत्रफल में केरल उससे, बस्तर से छोटा है। आपकी शायद जानकारी नहीं होगी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। मगर जानता हूं आपका वक्त कम है, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। धन्यवाद।